मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी से पुस्तक वितान भाग 2 से पहला पाठ है सिल्वर वेडिंग, मनोहर श्याम जोशी का लिखा हुआ। इसका सारांश पढ़ रहे हैं। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी की एक प्रमुख कहानी है। लेखक ने इस कहानी में सेक्शन ऑफिसर वीडी यशोधर, जिसका नाम है पंत, के चरित्र चित्रण के माध्यम से आधुनिक पारिवारिक परिस्थितियों को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। यशोधर पंत अपने ऑफिस में आखिरी फाइल को लाल फीता बांधकर अपनी घड़ी के अनुसार, जिसमें 5:30 हो रहे हैं, आज की छुट्टी करते हैं। उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी उनकी वजह से 5 बजने के बाद भी दफ्तर में बैठने के लिए मजबूर हैं। उनकी यह आदत है कि वे कर्मचारी की थकान दूर करने के लिए कोई मनोरंजक बात जरूरी करते हैं। यह आदत उन्हें अपने आदर्श कृष्णानंद किशनदास पांडे से परंपरा में मिली है। तो सरल बात यह है कि इसमें एक पात्र है यशोधर बाबू, उसका अपना परिवार है। उसकी कथा वस्तु आगे आएगी। लेकिन यशोधर बाबू दिल्ली में कृष्णानंद अपने एक मित्र के यहाँ आए थे। कृष्णानंद जैसी जीवन शैली जीते थे वैसी जीवन शैली यशोधर बाबू जी रहे हैं, उनके आदर्शों पर चल रहे हैं। कृष्णानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अकेले उम्र गुजार दी, विवाह शादी नहीं की, एक ऑफिस में काम करते थे। कृष्णानंद जिस मकान में रहते थे किराए का मकान था या कोई सरकारी क्वार्टर था। गांव से आने वाले लोगों को कृष्णानंद काम दिलाते थे, उनकी मदद करते थे। वो अपने साथ उन सारे लोगों को रखते थे जिनकी मदद करते थे। तो होता क्या था कि सारे मिलजुल कर भोजन सामग्री खरीदते थे और मिलजुल कर बनाते थे। उसी शहर में जब यशोधर बाबू आए, उस समय इनकी उम्र काम करने की नहीं थी। तो कृष्णानंद ने यशोधर बाबू को अपने यहाँ रसोइये के रूप में नौकरी पर रख लिया और इन्हें कुछ पैसे भी देते रहे। यशोधर बाबू वो पैसे घर भेजते रहे और वहीं रहकर काम करते रहे। जब यशोधर बाबू की उम्र नौकरी करने लायक हो गई, तब कृष्णानंद ने इनको अपने ऑफिस में ही नौकरी दिलवा दी। तो जिस कारण से ये यशोधर बाबू कृष्णानंद के प्रति बहुत ज़्यादा एहसानमंद थे, उनके आदर्शों पर चलते थे, उनकी तरह जीवन जीते थे, सब उनकी तरह करते थे। लेकिन इनके विवाह के पश्चात इनका अलग घर हो गया, तब ये कृष्णानंद से दूर हो गए। इन्होंने अपने अनुसार जीवन जीना शुरू किया। लेकिन इनके बच्चे मॉडर्न थे, वो इसकी बात नहीं मानते थे, वो अपने अनुसार जीवन जीते थे। तो वो सारा घटनाक्रम आगे है। यशोधर पंत जी बहुत ही गंभीर है, काम के प्रति ईमानदार है और मिलनसार व्यक्ति हैं। कई बार छोटे कर्मचारियों द्वारा की गई गलत बात को वे हंसी में उड़ा देते हैं। दफ्तर की घड़ी में 5:25 होते हैं तो वे दफ्तर के अंदर कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि आप लोगों को देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। इसी बात को लेकर वे इस बहस भी करते हैं और हंसते भी हैं। यह उनको ससुराल से शादी में मिली थी। घड़ी की बात हो रही है। बातों बातों में यह पता चलता है कि यशोधर पंत की शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। सभी कर्मचारी यशोधर को शादी की बधाई देते हैं। एक कर्मचारी चहक कर कहता है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी के 25 साल पूरे हो गए हैं। सेक्शन के सभी कर्मचारियों की जिद है, पर यशोधर बाबू ने 10-10 के 3 नोट देकर निकाल देते हैं, परंतु इस चाय पार्टी में स्वयं शामिल नहीं होते। उनका मानना है कि उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप्प करने में वक्त बर्बाद करना किशनदा की परंपरा के विरुद्ध है।
यशोधर पंत मूलतः अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। उन्होंने वहीं के रेमजे स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। मैट्रिक के पश्चात वे पहाड़ से उतरकर दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में उन्होंने किशनदा के घर पर ही शरण ली। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। वहाँ वे सभी मिलकर पकाते और खाते थे। जिस समय यशोधर दिल्ली आए थे उस समय उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। जब तक नौकरी के लिए सही उम्र हो यशोधर किशनदा के यहाँ रसोईया बनकर रहे। बाद में किशनदा ने अपने ही नीचे यशोधर को नौकरी दिलवाई और दफ्तरी कार्य में उनका मार्गदर्शन किया। आजकल यशोधर दफ्तर पैदल आते जाने लगे हैं। उनके बच्चे नहीं चाहते कि उनके पिता साइकिल पर दफ्तर जाएं, क्योंकि उनके बच्चे अब आधुनिक युवा हो गए हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है। वे कार अभी लेने की स्थिति में नहीं थे। दफ्तर से आते समय यशोधर बाबू प्रतिदिन बिरला मंदिर जाने लगे। वहीं उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनते तथा स्वयं भी प्रभु का ध्यान लगाने लगे। बच्चों और पत्नी को यह सब बात बहुत अखरती थी। सिद्धांत के धनी किशनदा की भांति यशोधर बाबू भी इस आलोचना को अनसुना कर देते थे। बिरला मंदिर से पहाड़गंज आते समय वे घर के लिए साग सब्जी लाते थे। किसी से अगर मिलना हो तो वे इसी समय मिलते थे। घर वे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे, घर लौटते थे। तो सीधी बात यह है कि ऑफिस से भले ही 5 साढ़े 5 निकल जाते हैं, लेकिन घर वो हमेशा 8 बजे ही पहुंचना पसंद करते हैं, क्योंकि इस दौरान वो मंदिर भी जाते हैं, सब्जी भी खरीदते हैं, लोगों से दोस्तों से मिलते भी हैं। तो ये सारे काम वो 2.5 घंटे में करते हुए पहुंचते हैं। दूसरा, वो घर जल्दी पहुंचना इसलिए भी पसंद नहीं करते क्योंकि उनके परिवार के साथ मतभेद रहते हैं। बहुत काम करने के बावजूद भी लोग, उनके परिवार के सदस्य उनकी इज्जत नहीं करते, तो इस कारण भी उनका मन घर में नहीं लगता। घर लौटते समय उनकी निगाह उस स्थान पर पड़ती है जहां कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। यशोधर बाबू को बहुत बुरा लगता है। यशोधर बाबू के घर देर से लौटने का बड़ा कारण यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर मतभेद होने लगा है, और इसी वजह से वे अब घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब वे बच्चे छोटे थे तब वे उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद किया करते थे। अब बड़ा लड़का भूषण एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी करने लगा है। उसे वहाँ 1,500 प्रति मासिक वेतन मिलता है, जबकि यशोधर बाबू रिटायरमेंट पर पहुंचकर ही इतना वेतन पा सके हैं। दूसरा बेटा दूसरी बार IAS की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू के लिए यह समझना कितना मुश्किल हो रहा है कि जब पिछले वर्ष उसका नाम एलाइड सर्विसेज की सूची में आया था तब उसने ज्वाइन करने से क्यों इनकार कर दिया। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। उनकी एकमात्र बेटी को कोई भी वर पसंद नहीं आ रहा है और वह सभी प्रस्तावित वर अस्वीकार कर चुकी है। यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से खुश तो है, परंतु कभी कभार तो उन्हें ऐसा भी अनुभव होता है कि यह खुशहाली भी किस काम की जो अपनों से बेपरायापन पैदा कर देती है। जब उनके बच्चे गरीब रिश्तेदारों की अपेक्षा करते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। उनकी पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, फिर भी मातृसुलभ मजबूरी में उन्हें अपने बच्चों की नज़र में आधुनिक बनना पड़ा है। पत्नी को यह मलाल है कि संस्कारों को निभाने के कारण उन्हें परिवार के कार्यों के बोझ तले दबना पड़ रहा है। उसकी दृष्टि में सब पारिवारिक संस्कार अब ढोंग ढकोसले हो गए हैं। यशोधर बाबू पत्नी की इस आधुनिकता का कई बार मजाक उड़ा देते हैं, परंतु असल बात तो यह है कि तमाशा तो स्वयं ही उनका ही बन रहा है। कई बार यशोधर बाबू को लगता है कि वे भी किशनदा की तरह घर गृहस्थी का सब बवाल छोड़कर जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। उनको यह भी ध्यान है कि किशनदा का बुढ़ापा ज़्यादा सुखी नहीं रहा। कुछ साल वे राजेंद्र नगर में किराए पर रहे, फिर अपने गांव लौट आए, जहां साल भर उनकी मौत हो गई।
जब यशोधर बाबू ने उनकी मृत्यु का कारण पूछा तो किसी ने यही जवाब दिया, जो हुआ हुआ, यानी पता नहीं क्या हुआ। यशोधर बाबू यह भी स्वीकार करते हैं कि उनके बीवी बच्चे उनसे अधिक समझदार और सुलझे हुए हैं। बच्चों को पिताजी की इस गलती का अफसोस है कि अब्बा ने DDA फ्लैट के लिए पैसा न भरकर बहुत बड़ी भूल की है। परंतु यशोधर बाबू किशनदा की यह उक्ति अधिक ठीक लगती है कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं, सयाने उसमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। परंतु यशोधर बाबू का पुश्तैनी घर टूट फूट कर खंडहर बन चुका होगा, यह भी वे खूब जानते हैं। बिड़ला मंदिर में प्रवचन सुनते समय जब जनार्दन शब्द उनके कानों में पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वे उन्हें मिलने के लिए अहमदाबाद जाना चाहते हैं। जीजा जी का हाल चाल जानना वे अपने कर्तव्य समझते हैं। बच्चों से भी वे ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वे भी पारिवारिकता के प्रति रुचि है। परंतु पत्नी और बच्चों को यह बात मूर्खतापूर्ण लगती है। हद तो तब हो गई जब कमाऊ बेटे ने यहाँ तक कहा कि आपको बुआ के यहाँ भेजने के लिए पैसे तो मैं नहीं दूंगा। जब भी यशोधर बाबू कोई काम करते थे तो किशनदा से सलाह जरूर लिया करते थे और वे अपेक्षा अपने बच्चों से भी रखते हैं। परंतु बच्चे कहते हैं, अब्बा आप तो हद करते हैं, आप तो जो बात आप जानते ही नहीं, आपसे क्यों पूछे। यशोधर बाबू को यह अनुभव होने लगा कि बच्चे अब उनके अनुकूल नहीं सोचते, इसलिए बच्चों का यह प्रवचन सुनकर क्या सब्जी मंडी चले जाते हैं। वे सोचते जा रहे थे कि उन्हें भी अच्छा लगता है अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी ओर से यह प्रस्ताव रखते कि दूध लाना, राशन लाना, CGH डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाके दालें लाना, डिपो से कोयला लाना आदि ये सब काम आप छोड़ दे, अब हम कर दिया करेंगे। एक दो बार उन्होंने बच्चों से कहा भी तो घर में कोहराम मच गया। बस तब से यशोधर बाबू ने यह सब कहना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में लगा है तब से बच्चे कहने लगे हैं, बब्बा हमारी समझ में यह नहीं आता कि इन सब कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। कमाऊ बेटा तो नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है, नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को अपने बेटे की यह बात चुभती है कि उसने अपनी नौकरी के रुपए कभी अपने पिता के हाथ पर नहीं रखे, बल्कि अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा सीधा बैंक में चले जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर ऐसा उसे करना ही था तो क्या वह अपने पिता के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था। हद तो तब हो गई जब बेटे ने पिता के क्वार्टर को अपना बना लिया। वह अपना वेतन अपने ढंग से अपने घर पर खर्च करता है। कभी कारपेट, कभी पर्दे, कभी सोफ़ा सेट, कभी डल्लप वाला डबल बेड, कभी सिंगार मेज घर पर लाए जा रहे हैं। यह भी बेटे ने कभी नहीं कहा, लीजिए पिताजी यह टीवी है आपके लिए, बल्कि यह कहता है कि मेरा टीवी है, समझे, कोई इसे छुआ न करे। घर में एक नौकर रखने की बात चल रही है, नौकर होगा तो इनका ही होगा। और पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती। यही सब सोचते हुए वे खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए रास्तों को पार करके उस क्वार्टर में पहुंचते हैं। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है, YD पंत। घर पहुंचते ही यशोधर बाबू को एक बार लगा कि वह किसी गलत जगह पर पहुंच गए हैं। घर के बाहर एक कार और कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। कुछ लोग विदा ले रहे हैं। बाहर बरामदे में कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटक रहे हैं। रंग बिरंगी रोशनियां जल रही थी। फिर उन्हें अपना बेटा भूषण पहचान में आया, जो बॉस को विदा कर रहा था। उसकी पत्नी और बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। बेटी ने जीन और बिना बाजू का टॉप पहन रखा है। यशोधर बाबू ने ऐसे कपड़ों से कई बार मना किया है, लेकिन वह इतनी जिद्दी है कि ऐसी वेशभूषा को पहनती है और माँ भी उसी का साथ देती है। जब कार वाले विदा हो गए तब यशोधर बाबू घर पहुंचे तो बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे हैं। शर्मीली हंसी के साथ यशोधर बाबू बोले, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी।
जब से तुम्हारा बेटा कमाने लगा, किसी रिश्तेदार ने कहा। यशोधर बाबू इस बात से भी काफ़ी खफा है कि घर में भूषण रिश्तेदारों के लिए व्हिस्की लाया है। जब भूषण अपने मित्रों को यशोधर बाबू का परिचय करवाता है तो वे सभी उसे वेरी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे कहते हैं। तो जवाब में यशोधर बाबू थैंक यू बोलते हैं। अब बच्चों ने विलायती परंपरा के अनुसार केक काटने के लिए कहा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। उन्होंने संध्या से पहले केक काटने से मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। शाम को 15 मिनट में संध्या करने लगाते थे, परंतु आज 25 मिनट लगा दिए। संध्या में बैठे बैठे वे किशनदा के संस्कारों के बारे में सोचने लगे। पीछे आकर पत्नी झिड़कते हुए बोली, क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे? यशोधर बाबू लाल गमछे में ही बैठक में चले आए। यह लाल गमछा पहनकर बैठक में आना बच्चों को असहज लग रहा था। खैर, बात उपहारों के पैकेट खोलने की चली तो भूषण सबसे बड़ा पैकेट खोलते हुए बोला, इसे ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं मम्मा फटा फुलोवर पहन जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। आप इसे पहनकर ही जाया कीजिए। थोड़ा दैन उकर करने के बाद यशोधर बाबू ने पहनते हुए कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उनकी आंखों में चमक सी आ गई, परंतु जब उन्हें यह बात चुभ गई कि यह उनका बेटा जो कह रहा है कि आप सवेरे दूध लाते समय इसे पहन लिया करें, वह यह नहीं कहता कि दूध मैं ला दिया करूँगा। इस ड्रेसिंग गाउन में यशोधर बाबू के अंगों में किशनदा उतर आए, जिसकी मौत जो हुआ से हुई थी। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.